पिछले कुछ दिनों से डिजिटल अरेस्ट के मैटर्स बहुत अधिक आ रहे हैं। प्रतिदिन अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो 2 से 4 केसेस आपके समक्ष नज़र आएंगे और अधिकतर डिजिटल अरेस्ट में फंसने वाले वो लोग हैं जो या तो रिटायर्ड हैं या तो क्लास 1 ऑफिसर हैं या तो बड़े व्यापारी हैं। इन सारे केसेस को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि ये जो डिजिटल अरेस्ट, जो साइबर क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी जो पूरी एक मोडस ऑपरेंडी है वो ऑलमोस्ट सेम है। चाहे वो अपराध गुड़गांव से कर रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र से कर रहा हो, चाहे वो मथुरा से कर रहा हो, चाहे वो झारखंड से कर रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी राज्य से। समझने वाली बात है कि आखिर एक के बाद एक ये डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं क्यों हो रही है। सरकार द्वारा कॉलर ट्यून से लेके मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, समय समय पे अवेयरनेस कैंप, जुडिशियल ऑफिसर्स, पुलिस, मीडिया, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता सभी अवेयरनेस कैंपेन फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन परिणाम ठाक के वही 3 पार, एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं और लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कई ऐसी घटना हुई जिसमें सीधे तौर पे लोगों ने डिजिटल अरेस्ट में फंसने के बाद आत्महत्या कर ली। मैंने करीब 8 से 10 ऐसे केसेस की स्टडी की, जिन केसेस की स्टडी के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो रियल किंगपिन है ऐसे अपराधों में वो कहीं और बैठा है। और जब मैं और अंदर गया इसकी रिसर्च में तो मुझे ये बात समझ में आई कि देश के बाहर म्यांमार, सिंगापुर और बैंकॉक, दुबई जैसे देशों में इसके हैंडलर्स बैठे हुए हैं जो भारत में डमी अकाउंट खरीदते हैं और इनके पूरे नेटवर्क्स कॉरपोरेट स्टाइल में कार्य करते हैं। ये पूरे कॉरपोरेट स्टाइल में अपने ऑफिस चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसके बाद उन लोगों से ये डेटा कलेक्ट करते हैं बैंकों के माध्यम से या तो किसी अन्य ऐसी लोन एजेंसी के माध्यम से, और अकाउंट डिटेल लेने के बाद पूरी रिसर्च करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट में, किस किस कैटेगरी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, कौन से अकाउंट ऑपरेटिव है और कौन से अकाउंट इनऑपरेटिव है। रिसर्च ऐसी होती है कि आपको समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। अधिकतर जो साइबर अपराध करने वाले जो हैंडलर्स हैं वो इस बात को टारगेट करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और ऐसे अकाउंट जिस अकाउंट में एफडी या पैसे हैं और उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। कई मामलों में तो ऐसा पाया गया, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, कि बैंक के अधिकारी ही इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं साइबर क्रिमिनल से। बाद में जब जांच होती है तो वो लोग पकड़ में आते हैं। साइबर क्रिमिनल्स कई लेवल पे कार्य करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, वो अकाउंट खरीदते हैं। वैसे गरीब और निर्दोष लोगों से अकाउंट खरीदते हैं जिनको ये लालच देते हैं कि आपको महीने के 20,000, 10,000 या एक सर्टेन अमाउंट दिए जाएंगे। आप अपने अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल, सिम कार्ड, ओटीपी एक्सेस के लिए उनको अधिकार दे दे या फ़ोन तक वो अपने पास रख लेते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में ऐसा देखा गया कि साइबर क्रिमिनल्स ब्लैंक चेक पे साइन करा के ऐसे डमी अकाउंट होल्डर से रख लेते हैं ताकि जैसे ही उस अकाउंट में पैसे आए इमीडिएट वो एनईएफटी या आरटीजीएस कर लेते हैं। वही नहीं, साइबर क्रिमिनल्स इंटरनेट बैंक की एक्सेस भी ऐसे डमी अकाउंट होल्डर से ले लेते हैं और उसके बाद इमीडिएट उस पैसे को डिफरेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे ही इस मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर होते हैं वहां से पैसों को ठिकाने लगा दिया जाता है। पैसे कैश में नहीं निकालते। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको आज समझाता हूं, जो इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही से नहीं जांच कर पा रही है। मैं इस पूरी अपराध के तह तक गया रिसर्च करने के दौरान और मैंने ये पाया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो केवल वहां तक इन्वेस्टिगेशन करती है जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, जिस मोबाइल नंबर को यूज किया गया, जिस अकाउंट में पैसे ट्रेल हुए, जहां से पैसे निकले, जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज हुए। अब समझने वाली बात है कि अपराध हो रहे हैं करोड़ों में,
किसी ने 20 करोड़, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 100 करोड़ इस साइबर अपराध में, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम में अभी तक गंवाया। अब आप समझे कि इन पैसों को कैसे वो ठिकाने लगाते हैं। ज़्यादातर बिटकॉइन और दुबई, म्यांमार, सिंगापुर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। वहाँ से फिर इस पैसों को बिटकॉइन और इंटरनेशनल करेंसी में जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं इन कंट्रीज में, वो फिर भारत में इस पैसे को डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से भारत में ठिकाने लगाते हैं। फिर उन कंपनियों के माध्यम से जो भारत में इनके हैंडलर्स हैं वहाँ तक ये पैसे पहुँचाए जाते हैं। जबकि पुलिस की जो इंक्वायरी है केवल 5 चीज़ों तक ही लिमिट होती है, जहाँ से पैसे आए, जिसके पास पैसे गए, जिस मोबाइल नंबर का यूज हुआ, जिस ईमेल आईडी की यूज हुई और पैसे जहाँ पे इन्वेस्ट किए गए। लेकिन ट्रू हैंडलर्स जो हैं वो आज भी भारत के बाहर बैठ गए हैं और अधिकतर आज के समय में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स, ड्रग्स माफिया, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले थे, वो सभी लोगों ने साइबर अपराध को अपना एक बिजनेस बना लिया है और सब ने नेपाल, म्यांमार, दुबई और सिंगापुर में अपने ठिकाने बना लिए हैं और वहीं से ये डमी अकाउंट खरीदते हैं, उसके बाद पैसे ठिकाने लगाते हैं। सरकार आखिर लाख अवेयरनेस फैलाने के बाद, लोग लाख अवेयरनेस की चीज़ें सुनने के बाद क्यों नहीं बच पाते हैं? इसलिए नहीं बच पाते हैं कि वो लालच में फंस जाते हैं। आपको अगर साइबर अपराध से बचना है या कोई भी अगर आपको कॉल करता है और आपको ये कहता है कि आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो, आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी अकाउंट डिटेल, आपकी फैमिली, आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आजकल जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं वो ये करते हैं कि आपकी फैमिली की डेटा निकालते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी बच्चियाँ कहाँ रह रही है। उसके बाद वो डेटा निकालते हैं, फिर फैमिली को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी ने ये अपराध किया है, आपके बेटे ने ये अपराध किया है। मैं कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं ईओडब्ल्यू के ऑफिस से बोल रहा हूँ। इस प्रकार की पूरी एक व्यवस्था के तहत अपराध हो रही है। तो अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी कॉल करती है तो आप उससे उसका आई कार्ड मांगे, उसके ऑफिस के एड्रेस ले, उसके बाद पहले किसी अपने जानने वाले से उस ऑफिस को वेरीफाई करें, चाहे आपने अपराध किया हो या ना किया हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग डर में पैसे कमा रहे हैं इन एजेंसियों के नाम पे। तो सरकार को अब एक ऐसी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जहां पे कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पर्सनल नंबर से किसी भी व्यक्ति को कॉल ना करे, क्योंकि ये पर्सनल नंबर से कॉल आने के बाद ज़्यादातर लोगों के अंदर जो बड़े पैसे वाले हैं वो डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि उनके अकाउंट में पैसे हैं, किसी ने ट्रांजैक्शन कर दिया, फिर उनके साथ ये अपराध हो रहे हैं। आप जागरूक रहें, साथ ही साथ सतर्क रहें, और अगर आपको कोई डराता है तो सबसे पहले, चाहे आपने अपराध किया हो या ना किया हो, स्थानीय पुलिस को आप सूचित करें। आप स्वयं बचें और देश को बचाएं।